जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 12th चैप्टर 3 जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। और आज इस वीडियो में आप सबको फुल चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कराने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं शुरू से लेकर अंत तक तो आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो आपको हम यही कहेंगे मेरे दोस्त, इस वीडियो को आप लगातार शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त एक बात और समझ लीजिए, यह चैप्टर क्या है, 3 है। और आपने चैप्टर 2 और 1 जिसमें आपको फुल चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कराया गया है, प्लस आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव कराया गया है। अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं तो आपके लिए और अच्छे नंबर लाने में आपको और सहयोग करेगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्योग्राफी प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अब चलिए हम आगे चलते हैं। ये जो भी चीज़ आपको पढ़ाई होता है सब एनसीईआरटी बुक के द्वारा पढ़ाई होता है। और आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस इसी प्रकार का वीडियो इस चैनल पे मिलती रहेगी। अब आगे चलिए, अगर आपको 12th क्लास का ऑल नोट चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। अब चलिए, आपका यहाँ से पॉइंट नंबर बनते हुए चलता है और 2-3 पॉइंट के बाद आपको सबसे भी आ जाता है, जो कि आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव में बहुत ही काम आएगा। तो ये सब जो पॉइंट देख रहे हैं ना, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब पॉइंट जो देख रहे हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट के आने के लिए पहले ये सब पॉइंट को देखना पड़ेगा। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, जनसंख्या संगठन से आशा है मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन। इंग्लिश पे ध्यान नहीं ज़्यादा देना है, आपको हिंदी पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जनसंख्या संगठन से आशा है जनसंख्या के उन सभी विशेषताओं से है। इसका अर्थ समझिए, क्या कह रहा है, जनसंख्या के विशेषताओं से है। जो जनसंख्या है पृथ्वी के, उसके विशेषताओं से है, जिनके द्वारा लोगों को एक दूसरे के पृथक, मतलब लोगों के मतलब समझे नहीं, कि एक दूसरे जितने पृथ्वी पर लोग हैं एक दूसरे के पृथक मतलब आसपास है, उसके बारे में किया जाता है, या साथ में है उसके बारे में। जैसे आयु, किसी का समझते हैं किसी का आयु एज जो होता है वह ज़्यादा रहता है, किसी का कम रहता है। लिंग मतलब स्त्री के पुरुष है। निवास स्थान, कैसे जगह पर रह रहा है। व्यवसाय, कैसा कार्य कर रहा है। शिक्षा तथा जीवन प्रत्याश या जीवन स्तर भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको थोड़ा मोड़ा समझ में नहीं होगा, लेकिन आगे चलेगा तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। ये क्या लिखा है, लिंग संगठन, सेक्स कॉम्पोजिशन, किसी जनसंख्या के समूह में महिलाओं तथा पुरुषों, क्या है, किसी जनसंख्या है, कोई जनसंख्या, जैसे पृथ्वी की कोई भी जनसंख्या ले सकते हैं, जैसे अमेरिका के ले लीजिए, भारत के ले लीजिए, ब्राज़ील, कोई भी देश के ले लीजिए। वहाँ पर क्या होती है, जनसंख्या मापने के लिए महिलाओं तथा पुरुषों की संख्या में मिलने वाली अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर में, आपसे यही पूछा जाएगा 2 नंबर में कि किस जनसंख्या लिंग संगठन किसे कहते हैं। तो आप क्या जवाब दीजिएगा, किसी जनसंख्या के समूह में महिलाओं तथा पुरुषों की संख्या में मिलने वाली अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। इसका सूत्र इस प्रकार है, जैसे लिंगानुपात 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पुरुष के, एक होता है महिला के। पहले पुरुष का निकालेगा तो पहले तो एक ऊपर में पुरुष का निकाल लीजिए, एक ऊपर नीचे में महिला के निकाल लीजिए। अगर पुरुष के निकाले तो महिला के नीचे रखिएगा, और पुरुष के निकाले महिला के निकाले तो पुरुष को नीचे रखेंगे, और किसा 100,000 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा मोड़ा अगर कॉपी में नोट करके अगर आप लिखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये पॉइंट्स आपको नंबर 1 के लिए बहुत ही, ऑब्जेक्टिव के लिए 100% कर सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है भारत में लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के ज्ञात किया जाता है। क्या जाता है, 1000 पुरुष जो है ना उस पर कितनी महिलाएं हैं उपस्थित, उसके बारे में किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए भारत में लिंगानुपात के 1000 पुरुषों में अभी जो है 2021 के बात कर रहे हैं, तो 2000 अभी जो चला है, मतलब जो अभी तो 2023 चला है और 2021 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो 2011 और 2021 में होता है, 10-10 साल पे होता है ये। तो ये 1000 पुरुष पे कितनी महिला लिख ली है, 1000 प्लस महिला लिख ली है। कितनी, 1000 महिला प्लस लिख ली है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलिए, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 990 स्त्रियां है। मतलब कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 1000 जो पुरुष है ना उस पर कितनी है, 990 महिला है। कितनी है, 990 महिला है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है विश्व की जनसंख्या के बारे में, ये खासकर ज़्यादा खासकर पूछेगा तो पूछेगा।
अब चलिए आगे चलते हैं। लेटविया में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 1187 स्त्रियाँ, इसीलिए लेटविया उच्चतम लिंगानुपात है। देखिए जहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी होती है ना, वह देश क्या कहलाता है, उच्चतम, हाईएस्ट कहलाता है। क्यों? लेटविया को देख लीजिए, प्रति 1000 पुरुष है, मतलब 1000 पुरुष पर 1187, मतलब 187 जो महिलाएं हैं वह ज़्यादा है। तो क्या है, वहाँ पर महिलाओं की इज्जत होता होगा और वहाँ पर मान सम्मान होता होगा, नहीं बलात्कार ये सब नहीं होता होगा। तो क्या है, वहाँ पर क्या है, महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा खासकर पूछेगा, लेटविया में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की स्थिति कितनी, तो इतना पूछेगा। या तो ये पूछेगा लेटविया कैसा देश है, तो उच्चतम है। ठीक है, अब आगे चलिए। संयुक्त अरब अमीरात में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 468 स्त्रियां हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कि 468 स्त्रियां हैं, मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात में स्त्रियों की संख्या बहुत ही कम है और ख़राब भी है स्थिति। ठीक है, समाज की स्थिति। चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान व अफगानिस्तान जैसे देश में लिंगानुपात निम्न है। निम्न का मतलब क्या हो गया, मीडियम में हो गया। वहाँ पर न ज़्यादा है न कम है। ठीक है, महिलाओं का अनुपात अधिक होने का यही कारण है कि समाज में उनकी स्तर बेहतर है। देखिए महिलाओं की जो जनसंख्या ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए लेटविया के 1187 है, मतलब वहाँ की स्त्री बहुत ही, वहाँ के समाज में बहुत ही अच्छा है। लेकिन वहीं पे बात करिए संयुक्त राज्य अमीरात का, वहाँ पर क्या है, 468 है। यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है महिलाओं की। ठीक है, यही कह रहा है महिलाओं का अनुपात अधिक होने का यही कारण है कि समाज में उनकी स्तर बेहतर है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे चलिए, ये भी आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का प्रश्न इससे भी ज़्यादा खासकर पूछा जाता है। चलिए अब आगे चलते, यहाँ पर लिखा क्या है, एज के बारे में बताया जाए। आयु संरचना क्या है, आयु एज स्ट्रक्चर। आयु संरचना किसी भी देश की आधारभूत विशेषता होती है। कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या को मिलने वाला अनुपात आयु संरचना कहलाता है। आयु संरचना का अर्थ समझिए पहले। ये जो एज होता है, देखिए कोई बूढ़ा आदमी रहता है, कोई बच्चा रहता है और कोई जवान रहता है। युवा पीढ़ी किसे कहते हैं, 19 से जो 18 साल से प्लस हो जाता है उसे युवा पीढ़ी कहते हैं। तो वो जो है ना, क्या है, देश की प्रगति करने वाला है, वह देश को विकास करेगा। और जो 5 साल 6 साल का जो बच्चा है वो क्या करेगा, वो अपने माता पिता पे आश्रित रहेगा। वहीं पे बात करें जो 60 साल के हो गया, 70 साल के जो हो गया, वो किस पे होगा, अपने पुत्र पे आश्रित रहेगा। तो वही कहा जा रहा है कि एज के बारे में। तो ये समझिए क्या आपको यहाँ पर ज़्यादा खासकर समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, बाल आयु वर्ग, मतलब जो बच्चा होता है 0 से लेकर 14 साल तक, कितने, 0 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपने माता पिता सब पे आश्रित है। देखिए जब भी आप 15 साल के होते हैं या 14 साल के होइएगा तब आप मैट्रिक में चले जाते हैं। शायद मैट्रिक में तो 14 साल या 15 साल के बाद ही जाता है। तो वो क्या होता है, वो आप युवा पीढ़ी के नहीं हो गए, युवा पीढ़ी में मतलब प्रगति करने वाले हो गए। तो वही बोला जा रहा है, बाल आयु वर्ग जो 0 से लेकर 14 वर्ष के होते, कितने, 0 से लेकर 14, जो अपने माता पिता पे आश्रित रहते हैं। वहीं भी बात करें जो देश का भविष्य विकसित करने वाले रहते हैं, उसे प्रौढ़ आयु वर्ग क्या कहता है, क्या कहते हैं, प्रौढ़, जिसे 15 से 59 वर्ष भी कहा जाता है। और इसे आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा कि 15 से 59 वर्ष के युवा को क्या कहा जाता है, तो कार्यशील कह सकते हैं। ठीक है, वह विकास के में जाया जाता है। वृद्धा आयु वर्ग है जो कि 60 से अधिक होते हैं, वह दूसरे पे आश्रित है। जो अब आप ऑब्जेक्टिव कीजिएगा ना तो यही से प्रश्न पूछेगा, लेकिन दूसरा तरीका से। क्या पूछेगा, दूसरा तरीका से। अब ऑब्जेक्टिव में आप आंसर भी गजब तरीका से दीजिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। आयु लिंग पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड क्या होता है, एज सेक्स पिरामिड और पॉपुलेशन पिरामिड। ये जो होता है एज के बारे में बताया जा रहा है और पॉपुलेशन के बारे में। तो इसके बारे में समझिए क्या कह रहा है। जनसंख्या की आयु व लिंग संरचना को प्रदर्शित करने वाले पिरामिड को जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है। इसे आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। तो ये समझिए क्या कह रहा है, जनसंख्या की आयु व लिंग, आयु और लिंग मतलब कि एज प्लस जो लड़का है या लड़की, इसके बारे को प्रदर्शित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। नहीं समझे, एक बार और समझिए। देखिए कोई जनसंख्या है, उसमें आयु मतलब कि कितना का एज है, जैसे 5 साल का हो गया, कोई 15 साल का हो गया, कोई 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया। लिंग मतलब कि लड़का है या लड़की, उसे प्रदर्शित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे चलिए, ये पिरामिड आपको समझना बहुत ही ज़्यादा, ये जो आप देख रहे हैं
ये आप जो नाइजीरिया के देख रहे हैं, आप एनसीईआरटी का बुक निकालेगा तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आपको हम समझाएंगे अभी, जस्ट आपको समझ में भी आएगा। देखिए, यह नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड है, जो कि त्रिभुजाकार का, कैसा है, त्रिभुज के आकार, ऐसे त्रिभुज होता है ना, ये त्रिभुज के आकार का है। कौन सा, ये नाइजीरिया का, ठीक है, याद रखिएगा, आपको पूछा भी जा सकता है। उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। यह बांग्लादेश और मैक्सिको में भी ऐसा ही देखने को मिलेगी। देखिए, ये जो आपको जो देख रहे हैं नाइजीरिया में त्रिभुजाकार, वो बांग्लादेश प्लस मैक्सिको में भी देखने को मिलेगी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद आपको हम आगे बताएंगे। देखिए, इतना तो समझ में आ रहा है, फुल एचडी कर लीजिएगा मेरे दोस्त। अभी आप क्या कीजिए, 720 पे कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेस्ट दिखेगा। 720 कर लीजिए, कितना, 720। देखिए, ये क्या है, नाइजीरिया है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, या तो गर्ल या बॉय कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये जो साइड देख रहे हैं, ये क्या है, एज है, क्या है, एज है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 0 से लेकर 0 से 4 है, प्लस यहाँ पर 85 साल तक है, कितने, 85 साल तक। तो इसके बारे में समझिए तो आपको और अच्छा से समझ में आ गया। नाइजीरिया का हम थोड़ा हटा देते हैं, चलिए नाइजीरिया रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो 0 से लेकर 4 तक देख रहे हैं, वहाँ पर क्या है, मतलब स्त्री और पुरुष की जनसंख्या बहुत ही बेस्ट है, देख सकते हैं यहाँ। अब मेरे पेंसिल पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम आपको फेस के साथ नहीं पढ़ा रहे तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि लड़का और लड़की की स्थिति बहुत ही अच्छा है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया, प्लस ये बच्चे वाले के एज का है, बच्चे का, छोटा छोटा नहीं बता, जो जन्म लेता है वो। और वहीं पे देखिए 5 से 9 वर्ष के भी, उसमें भी ठीक है, 5 से जो 9 साल का जो होता है उसका भी ठीक है। प्लस आपको देख सकते हैं जो युवा पीढ़ी होते हैं 19 से लेकर 25 तक, 15 से लेकर 19 साल, ये भी पीढ़ी बहुत अच्छा, मतलब लड़का और लड़की की जो जनसंख्या है वह बराबर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 15 लड़का की जनसंख्या है, तो यहाँ पर भी 15 है। कहाँ पे, नाइजीरिया में, देख सकते हैं आप, चित्र के अनुसार ही समझ सकते हैं। ये समझ में आ रहा है ना। वहीं पे बात करें वृद्धा, जो कम, जो 60 साल से प्लस हो जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 60 साल से जो प्लस है वो बहुत ही कम है, मतलब कि स्त्री और पुरुष में बेस्ट है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा खासकर आपको देखने को ये मिल रहा होगा कि यहाँ पर विकसित हो सकता है, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है मीडियम के हिसाब से। त्रिभुजा दिख रहा है ना, त्रिभुजा आप कहिएगा नहीं दिख रहा है सर, तो कैसे नहीं दिख रहा है, आपको आराम से दिख रहा है, दिख रहा है ना। देखिए, सॉरी, हम दिखाएंगे आपको बहुत ही बेस्ट तरीका से। आप जब लिए हैं ठेका पढ़ाने का तो आपको दिखेबे करेंगे। यहाँ देखिए, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया कि नहीं, त्रिभुजाकार है कि नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये समझे ना कि नहीं, ये वाला आपको मेन रीजन समझना है। ये अगर आप समझ गए तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। जब एनसीईआरटी बुक खोलिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, इसे क्या कहता है, स्थिर जनसंख्या, मतलब कि जो रुका हुआ है ना, उसे नहीं कहते, पानी रुका हुआ है, स्थिर है, चलो चलो जल्दी चलो, तो यही कहा जा रहा है। यह ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड है। आयु लिंग और पिरामिड समझते हैं कि नहीं। जो आयु होता है वो एज हो गया, लिंग मतलब हो गया कि लड़का है या लड़की। पिरामिड घंटी के आकार के हैं, जैसे इसमें जन्म दर और मृत्यु दर समान है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये जो होता है किस, घंटी देखे हैं, घंटी के समान है, उसमें ढोलक जैसा लगता है बीच में, उसके समान है, घंटी के समान है। आपके पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के लिंगानुपात कैसा है, तो ये घंटी के आकार के हैं, ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और वहाँ का जन्म दर और मृत्यु दर कैसा है, तो समान है। कैसे, देखिए यहाँ पर, यह आपके ऑस्ट्रेलिया है, थोड़ा सा और लंबा कर लेते, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर देखिए 0 से जो 4 साल का है, वहाँ पर देखिए इतना बराबर एक रो है, यहाँ पर बराबर उतना है, मतलब कि जन्म दर और मृत्यु दर समान समान लग रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो 30 से 34 साल का एज का है, और वहीं पर देखिए 30 से 34 साल, यहाँ पर भी एज सेम है और यहाँ पर भी सेम है। वहीं पर बात करें 55 से लेकर 59 तक के एज का, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी देखें तो देखा जाए तो यहाँ पर मतलब कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान है कि नहीं है। चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ज़्यादा जो यहाँ पर है कौन सा है, युवा पीढ़ी है, जो कि 25 साल 30 साल से प्लस का होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखा जाता है 19 साल से ही होता है, बट यहाँ से जितने भी देखते हैं 60 साल। देखिए यहाँ से है ना, आपको यहाँ तक के जितने भी देख रहे हैं सब ये पर युवा मतलब विकासशील देश सब कहलाता है। तो ये जितने देख रहे जनसंख्या, ये सब ये विकास की तरफ ले जाने वाली सब है। तो यहाँ पर कह सकते हैं न मृत्यु दर न समान, ये बहुत ही अच्छा जगह है, किस घंटी का आकार है। अब आगे चलिए, अब ये जो थोड़ा है सर डिफ़िकल्ट है, देखिए समझिएगा बहुत अच्छा, हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। हासमान जनसंख्या, यह जापान का पिरामिड
संकरण आधार और शुंडाकार संख्याकार है। यहाँ पर शुंडाकार नहीं तो संख्याकार होना चाहिए। शीर्ष निम्न जन्म दर जन्म और मृत्यु दर को दर्शाता है। यह वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। क्या होती है? वृद्धि जो होती है शून्य अर्थात ऋणात्मक होती है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो क्या है शंख के समान है। ये जो देख रहे हैं शंख यहाँ पर मुंह में लगाते फू करता है वही समान है। तो यहाँ पर देखिए जापान का है। कहाँ का है? जापान के। और यहाँ पर एक रीजन यहाँ पर समझ सकते हैं। जापान के बारे में हम भी पढ़े हुए थोड़ा मोड़ा, उससे पहले पढ़े हुए थे कि जिसका जापान जो बहुत जल्दी विकसित हो गया, इंटरनेट के मामले में सबसे आगे है, हाईएस्ट। तो देखिए यहाँ पर जो 0 से लेके है वो क्या है? 0% है। मतलब कि जो जन्म ले वो नहीं है। आपको देखिए ज़्यादा खासकर क्या है? 5 से 9 वर्ष है ना। 5 से 9 वर्ष जो देख रहे हैं वो बहुत ही कम है कि ना। जन्म दर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है ना इतना मान लीजिए। और यहाँ पर देखिए 15 से जो 59 साल का है, देखिए 55 से यहाँ देखिए 60 साल तक देखिए यहाँ पर लेते हैं। यहाँ तक जो बच्चा जनसंख्या देख रहे हैं वो क्या है? विकसित है। आप सोच सकते हैं कि इतना जो है स्त्री और पुरुष सब के सब क्या है? जवान है, युवा है, सब है, शक्तिशाली है। मतलब कि जापान यूं ही विकसित होगा क्योंकि वहाँ की जो जनसंख्या है वृद्धा बहुत कम है। देखिए 90 साल 100 साल के बहुत ही कम है। 85 के देख सकते बहुत ही कम है। वही मैं बात करिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए 85 जो है ना वहाँ पर 85 में है। वहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर भी 85 साल के एज में देखते हैं। 80-85 साल के इतना एज है ना इतना। और यहाँ पर देखिए जापान में आपको मिल रहा है नहीं। जापान देखिए 90 साल के एज में कोई है ही नहीं, लगे नहीं रहा है। ठीक है, और 100 साल के एज में तो कोई है ही नहीं। लेकिन ज़्यादा खासकर क्या देख रहे हैं? 15 से लेके 60-65 साल तक के आपके जो एज देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की जनसंख्या जो है विकसित है, वो देश बहुत ही ज़्यादा विकसित है। समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे चले। आगे समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त कि ये जो हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा तो एक काम हम मेरा कर सकते क्या? तो ये हो जाता है लाइक जो देते हैं ना वो प्यार देते हैं। क्या देते हैं? प्यार देते हैं। और जब प्यार नहीं दीजिएगा सर को तो कैसे मजा आएगा? जब आप थोड़ा सा प्यार नहीं दीजिए, सर आपके लिए इतना बड़ा गिफ्ट छोटा सा है, लाइक एक लिए से मेरे लिए गिफ्ट है, तो आपसे एक गिफ्ट मांगते हैं, दे दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आप दे दिए और अच्छी बात है, नहीं दिए तो भी अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर देखिए ग्रामीण नगरीय जन संगठन के ग्राम के बारे में और नगर के बारे में इसके बारे में बताना है। तो ग्राम और नगर के रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन क्या है? रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन है। इसके बारे में समझिए। ये पोजीशन आपको पॉइंट और ज़्यादा खासकर याद रखने वाली है। ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या का विभाजन निवास के आधार पर होता है। सही बात है। मान लीजिए अगर आप जन्म लिए गांव में और चल गए शहर में रहने, तो ये क्या है? निवास के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में निम्नलिखित अंतर है। बिल्कुल निम्नलिखित अंतर है। ये जो अंतर लिख देते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में इतना चैलेंज देते हैं मेरे दोस्त। आपको 2 चैप्टर से पूछा जाता है। चैप्टर 5 से भी पूछा जाएगा, वहाँ पर ये रहता है प्राथमिक क्षेत्र, तो यहाँ से भी पूछेगा, चैप्टर 3 से भी पूछेगा। ये चैप्टर 3 से भी 4 में भी मानव विकास चैप्टर का नाम है, तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ग्रामीण और ये वाला हम आपको यही कहेंगे कि VVI नहीं MVVI है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है? ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश कार्यशील जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न रहते हैं। जैसे मान लीजिए जो भी आप ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं, आपके चाचा चाची, मामा मामी, पापा पापी जो भी जो है वो क्या करते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न रहते हैं। जैसे कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, खेत करते हैं, वही काम करते होंगे। और क्या व्यवसाय तो करते नहीं होंगे। लेकिन नगरीय क्षेत्र के अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्य में संलग्न रहते हैं। जैसे उद्योग, परिवहन, व्यापार, सेवाई, इन सब में लगे रहते हैं। नहीं समझे? गैर प्राथमिक अर्थ क्या हुआ? कि वे कृषि नहीं करते हैं। तो ये आपको ग्रामीण और नगरीय में एक पॉइंट आपको समझ में आ गया। आगे चलिए। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के जीवन, आजीविका तथा सामाजिकता में पर्याप्त अंतर है। देखिए ग्रामीण के जो सामाजिक जीवन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, शहर का अच्छा नहीं होता। मतलब सामाजिक जीवन, और वहाँ पर अलग जीवन जिया जाता है, यहाँ पर अलग। देखिए गांव में अगर देखिएगा एक घर में आग लगता है तो सब मिल के आता है, बुझाने आता है, बट बाहर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिलेगी। ग्रामीण बस्ती का जनसंख्या आकार नगरीय बस्ती की जनसंख्या के आकार में तुलना में छोटा होता है। ये जो ग्रामीण जो क्षेत्र है उसकी छोटा होता है। क्या होता है? जनसंख्या छोटा होता है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत उच्च मिलता है
तथा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत निम्न मिलता है। ग्रामीण में जो लोग सब रहते हैं वह निम्न होता है और जो नगर में जो लोग रहते हैं वह उच्च होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। देखिए बहुत ही मेहनत के साथ लिखना पड़ता है, एक तो मोबाइल से लिखना। देखिए कोई मेरे पास बहुत बड़ा सुविधा नहीं है कि आपको हम क्या कहें। देखिए मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल से सब चीज़ काम करना, PDF बनाना, ऑब्जेक्टिव बनाना, सब्जेक्टिव बनाना, वीडियो डालना, कैसे क्या करना ये सोच सकते हैं एक मोबाइल से करना। प्लस आपको कोई लैपटॉप वूपटॉप कुछ नहीं है। ठीक है, समझिए कितना सा थोड़ा नॉलेज है इसके बारे में, यूट्यूब के बारे में बहुत ज़्यादा थोड़ा बड़ा है, बट कहीं कहीं से आ भी जाता है। यहाँ पर साक्षरता मतलब पढ़ा लिखा कितने प्रतिशत लोग हैं। साक्षरता का अर्थ भी समझ लीजिए, जहाँ के लोग पढ़े लिखे होते हैं, जैसे केरल के देख सकते हैं, वहाँ का साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। कहाँ का? केरल के। वही बात करें बिहार की तो सबसे घटिया नहीं माना जाता, लेकिन खराब है बिहार का स्थिति। साक्षरता उसे कहते हैं जिसमें पढ़ने लिखने की न्यूनतम कला स्तर हो। पढ़ने लिखने के मतलब कि लिखने बोलने की सब हम साक्षरता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम साक्षरता कहते हैं। साक्षरता किसी देश की सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। आर्थिक क्योंकि रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाएं, सरकार की नीतियों से पता चलता है। ये जो साक्षरता लिटरेचर जो पता चलता है किसे? रहन सहन के स्तर से। जहाँ पर अच्छा खासा लोग रहते हैं वह पढ़ा लिखा रहता है। महिलाओं की स्थिति सबसे ज़्यादा मान्यता रखता है। जैसे समाज में मान लीजिए कि वहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छा है तो मतलब कि वहाँ पर बहुत ही अच्छी है। ठीक है, वहाँ पर सामाजिक स्तर ठीक है। पढ़े लिखे में भी अच्छा, सरकार की गलत नीतियाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे नीतीश कुमार को ही ले लीजिए, कब क्या कर दी वो कोई ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए व्यावसायिक संरचना क्या होता है? व्यावसायिक संरचना, इसमें क्या होता है 15 से लेके 59 वर्ष की आयु में कार्य क्षमता सर्वाधिक रहती है। मतलब कि जो 15 साल से 59 साल की जो एज होते हैं वो बहुत ही कार्यशील क्षमता होते हैं। और वो जैसे जापान आपको दिखाए थे, जापान का कितना था? वो बहुत ही अच्छा था, वहाँ पर कार्यशील जनसंख्या बहुत ही है। किसी भी देश की विकास कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर करती है। मान लीजिए जहाँ पर कार्यशील जनसंख्या नहीं होगा तो कहाँ पर कैसे पता चलेगा? तो वही बोला जा रहा है। यह कार्यशील जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप तथा चतुर्थ क्रियाकलाप पर निर्भर करती है। और यही आपको कर सकते हैं। जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप में रहते वो थोड़ा सा कम हो सकेगा, उसके बाद जो होगा आगे होगा वो। देखिए क्या कर रहा है, प्राथमिक क्रियाकलाप कृषि, वाणिज्य होना चाहिए, मत्स्य पालन, खनन, ये सब आपको प्राथमिक है। द्वितीय क्रियाकलाप में आपके निर्माण, उद्योग। तृतीय क्रियाकलाप में परिवहन, संचार, सेवा, अन्य ये सब आते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप में अनुसंधान तथा वैचारिक विकास से संबंधित कार्य आते हैं। तो ये आपके कुछ टर्म थे। देखिए ये पूरा के पूरा बनाने में कम से कम मुझे 2 से 3 तो दिन जरूर लगा होगा। तो एक थोड़ा सा आप मेरा सपोर्ट करके सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यही कहेंगे, बाकी आप कुछ नहीं कहेंगे। और बेल आइकन कॉल जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए आपको PDF कैसे मिलेगा ये आपको हम बताते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आपके भाई बहन दोस्त क्लास 10th में पढ़ते हैं तो जरूर बताइएगा RDX सेल्फ स्टडी के बारे में। कैसे? RDX सेल्फ स्टडी के बारे में आपके भाई दोस्त कोई भी पढ़ते हैं क्लास 10th में, अगर आप शेयर करते हैं ये चैनल को तो आपको हम PDF फ्री में दे सकते हैं। वो भी PDF कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, या तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और आपको हम यही कहेंगे मेरे दोस्त, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि जितना आप देखेंगे, जितना समझेंगे, आपको बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब मिलेंगे सब्जेक्टिव में, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।